आज मैं आपको बताऊंगी ऑटोमन एम्पायर की ओरिजिन स्टोरी। सल्तनत उस्मानिया आखिर किस तरह स्टार्ट हुई। हर एम्पायर की, हर डायनेस्टी की कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डेट होती है, यानी कि जिस दिन कोई या तो कोई जंग लड़ी गई होती है या कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दी गई होती है। कुछ ना कुछ हुआ होता है जो उनकी बुनियाद बनती है और वहाँ से उनका आगाज़ शुरू होता है, राइट। लेकिन सल्तनत उस्मानिया की जो ओरिजिन स्टोरी है उसमें एक्चुअली काफ़ी सवालात हैं कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था। और आज मैं आपको इसी की कहानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड खुशामदीद टू तारीखी टेल्स। अब जो ऑफिशियल डेट जिसको टर्किश लोग मानते हैं कि इस साल में सल्तनत उस्मानिया शुरू हुई थी, तो वो है 1299। अब आखिर 1299 ही क्यों? ना उस दिन कोई जंग हुई थी, ना उस दिन कोई बड़ा खुतबा दिया गया था, ना कोई मेजर इवेंट हुआ था जिसकी बेसिस पे उसको शुरुआत माना जाए। लेकिन तारीख दानों के हिसाब से अक्सर सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि दुरुस्त जवाब होती हैं। अब ये ईयर 1299 इस्लामिक कैलेंडर में बनता है 699। तो एक मैथमेटिकल कोइंसिडेंस के ज़रिए दोनों के दोनों कैलेंडर में 100 साल पूरे होते हैं सेम ईयर। यानी कि वो जा रहा है 1299 से 1300 पे और इस्लामिक कैलेंडर जा रहा था 699 से 700 पे। तो उस साल को माना जाता है सल्तनत उस्मानिया का पहला साल। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन इसको माना क्यों जाता है? ज़ाहिरी बात है, उन लोगों ने अपनी इतनी बड़ी सल्तनत है, उन्होंने अपनी भी कोई तारीख लिखी होगी, उन्होंने बताया होगा कि हाँ जी इस साल शुरुआत हुई थी। लेकिन यही तो मज़े की बात है, जो सल्तनत उस्मानिया की तारीख जो उन्होंने खुद लिखी है उसके अंदर उनकी तारीख का आगाज़ होता है एक ख्वाब से। आपको ख्वाब सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि तारीख दानों का उसके बारे में क्या कहना है। अब जो सल्तनत उस्मानिया का सबसे पहला बादशाह होता है जिसका नाम है उस्मान, और उसी के नाम के ऊपर ये सल्तनत का भी नाम रखा गया, सल्तनत उस्मानिया। तो एक रात वो एक नेक बुज़ुर्ग के घर में सो रहे होते हैं और उन बुज़ुर्ग का नाम होता है एदबाली। अब वहाँ सोते हुए उस्मान को एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में उस्मान ये देखता है उस आदमी एदबाली के सीने में से एक चाँद निकलता है और वो चाँद आके उस्मान के सीने में जज़्ब हो जाता है। फिर उस्मान के पेट से एक दरख्त फूटता है और वो दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर उसका साया होता है। उस्मान ये देखता है कि उस दरख्त के नीचे पहाड़ है, हर पहाड़ के पाँव में एक नदी बह रही है, लोग वहाँ पे उस नदी के पानी से खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब जब उस्मान उठता है उस ख्वाब से, तो वो उस आदमी जो कि कोई नेक बुज़ुर्ग होते हैं एदबाली, उनको ये ख्वाब बताता है कि ये मैंने देखा है। तो उनका आगे जवाब होता है कि उस्मान मेरे बेटे, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें और तुम्हारे आगे आद औलाद को बादशाहत अता की इस दुनिया की, और मेरी बेटी मलहून तुम्हारी बीवी बनेगी। अब बात यह है कि ये ख्वाब हालांकि उस्मान को आया है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर की जो तारीख दान होते हैं वो इसको पहली दफ़ा तहरीर की शक्ल में लेके आते हैं उस्मान के मरने के 150 ईयर्स बाद। तो इतने लंबे गैप की वजह से बहुत सारे तारीखदान ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये बस एक खुद बनाई हुई कहानी है या ऐसा कुछ हुआ भी था। और शुरू के जो वेस्टर्न तारीखदान थे उन्होंने तो बिल्कुल रद्द कर दी थी सारी की सारी ये ऑटोमन हिस्ट्री जो कि उनके अपने हिस्टोरियंस ने अपने शुरू के 150 साल बताए थे। वो इन्होंने कहा था कि इन्हें क्या याद, एकदम अब आके लिख रहे हैं, ज़ाहिरी बात है ऐसे तो नहीं हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखी थी और अब के जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को मानते हैं और वो इस पे तनकीद भी करते हैं कि उस वक़्त इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया था। वो ये है कि तुर्क कबीले ऐसे नहीं है कि वो अपनी तारीख लिख नहीं रहे थे या उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे, बस तरीका फ़र्क था। वो रिकॉर्ड करते थे ज़ुबानी, कहानियों की शक्लों में या नगमों की शक्ल में या बस वैसे एक दूसरे को बताने के उसमें। यही एक तरीका इस्तेमाल होता था बड़े सगीर में भी, और अंग्रेज़ों ने इसको भी आगे रद्द किया था, जबकि ये एक पूरा मेथड है ऑफ प्रिजर्वेशन, इसके अंदर तरीक़ेकार हैं, बस वो उनकी समझ से बाहर थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी तारीख़दान अब ये कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये ख्वाब आया हो, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आप हिसाब नहीं रख सकते, राइट? तो किसी को मालूम नहीं कि ये असल है कि नहीं। लेकिन ऑफ़िशियल ऑटोमन हिस्ट्रीज़ ये ख्वाब बताती हैं अपना आगाज़।
ठीक है, यहाँ से उनके दिमाग में ऑटोमन एम्पायर शुरू हुई। साथ ही साथ ये हिस्ट्रीज एक और बंदे का भी जिक्र करती हैं जो कि होता है अर्तुगरुल, उस्मान का बाप। और वो ये सारा भी बताती हैं कि किस तरह उसको ज़मीनें मिली, क्या हुआ, किस सुल्तान ने दी। और शुरू में जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस चीज़ को भी रद्द कर दिया था, ये कह के कि ऐसे कहाँ होता है। लेकिन अब आजकल के हिस्टोरियंस ने थोड़ी मेहनत मुशक्क़त करके ये समझा है कि इर्द गिर्द के इलाकों में भी ऐसे ही हो रहा था, बाकी लोग भी यही लिख रहे हैं, तो ये सच ही होगा। तो इस चीज़ के ऊपर एक्चुअली मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, अर्तुगरुल के बारे में क्या कहते हैं वो लोग, जो ऑफिशियल ऑटोमन हिस्ट्री है। आप वो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड पे लिंक कर दूँगी। तो बेसिकली ये था आगाज़ ऑटोमन एम्पायर का। लेकिन अब उस्मान जो है वो ज़ाहिरी बात है अब उस्मान और उसका कबीला अनातोलिया के बीच में बैठे और वहाँ पे और भी बहुत सारे कबीले हैं और वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाइजेंटाइन एम्पायर है, ठीक है। तो अब उनके भी तारीखदान अपनी तारीख लिख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है शुरू में उस्मान और उसका कबीला इतने कोई ख़ास लोग नहीं होते, तो वो इनके बारे में क्यों लिखते। लेकिन सन 1301 में हम लोगों को बाइजेंटाइन हिस्टोरियंस के थ्रू एक कहानी मिलती है जहाँ पे एक उस्मान नामी बंदा उनके ऊपर हमला बोल देता है, ठीक है। और वो पहली रिकॉर्डेड लड़ाई है जो कि हमें पता है कि उस्मान ने उस बड़ी एम्पायर के साथ की और उसे हिला के रख दिया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी दिलचस्प। अब हम वापस आते हैं उस डेट पे सन 1299 के ऊपर। तो अब क्योंकि हमें एक बैटल का, एक जंग का सबूत मिल रहा है किसी और एम्पायर के तारीख दानों से, तो ये बात समझना भी ठीक है कि शायद इस चीज़ के ऊपर काम 2-3 साल पहले शुरू हो चुका हो, जो कि बनता है 1299 के करीब। तो उसको भी माना जा सकता है, राइट। तो ये है वो मिस्टीरियस आगाज़ ऑटोमन एम्पायर के। अब ये बात तो है कि बहुत सारी एम्पायर्स के आगाज़ इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इसके नहीं हैं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एंड उसमें मैं आपको इस धमाकेदार जंग के बारे में बताऊंगी। बाय।